नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि कोशिकाओं में संपन्न होने वाली समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाएं उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होती है जिनके सानिध्य में एक पार्टिकुलर अभिक्रिया संपन्न होती है। अर्थात हम ऐसे कहें जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होती है जिनके सानिध्य में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। इन कारकों के प्रभाव के संदर्भ में सेक्स द्वारा 1860 में अपने प्रयोगों के आधार पर उसने ये बताया कि किसी भी कार्य की प्रक्रिया अर्थात कोशिका में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में उन्होंने ये बताया कि उस अभिक्रिया की कार्यकी को प्रभावित करने वाले कारक के 3 मुख्य मान होते हैं। कोई भी कारक हो, उस अभिक्रिया में जितने भी कारक है उसमें से प्रत्येक कारक के 3 मुख्य मान होते हैं जिन्हें उन्होंने प्रधान बिंदु संकल्पना कहा। अब हम इस सेक्स द्वारा प्रस्तावित प्रधान बिंदु संकल्पना को समझने का प्रयास करते हैं। सेक्स ने ये बताया कि कोई भी अभिक्रिया है उसके अंतर्गत कोई भी कारक है, उस कारक के 3 मान होते हैं। इसके बारे में उन्होंने बताया कि एक तो उस कारक का जो मान होता है वो होता है न्यूनतम मान, जिसे हम मिनिमम कहते हैं। दूसरा उसका मान होता है अनुकूलतम, जिसे हम ऑप्टिमम कहते हैं। तीसरा उसका जो कारक का मान होता है वो होता है मैक्सिमम, जिसे हम हिंदी में अधिकतम कहते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी जैव रासायनिक अभिक्रिया उसकी कार्य की किसी भी कारक के इन 3 मानों पर निर्भर करती है। इन 3 मानों को हम जो उस कारक का प्रधान बिंदु कहते हैं। तो यहां पर कोई भी कारक है मिनिमम मात्रा में उपस्थित होने पर क्रिया की दर मंद अथवा नहीं के बराबर होती है। ज्यों-ज्यों उस कारक की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो वो कारक है जो उस अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है और एक विशिष्ट स्तर पर या एक विशिष्ट मान पर उस अभिक्रिया की दर है जो अनुकूलतम स्तर प्राप्त कर लेती है और उसके बाद में उस कारक की मात्रा में वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर है जो गिरने लगती है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम इन दोनों के बीच में है जो एक सर्वोच्च बिंदु होता है जिसे हम ऑप्टिमम कहते हैं। उस बिंदु मान पर उस कारक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर सर्वाधिक होती है। लेकिन कोई भी जैव रासायनिक अभिक्रिया है वो किसी एक कारक के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। एक कारक का मान अनुकूलतम होने पर उसके बाद में पुनः उसके मान में वृद्धि करने पर दूसरा कारक है जो सीमाकारी हो जाता है और अब अभिक्रिया की दर इस अनुकूलतम मान के कारक के द्वारा निर्धारित नहीं होकर के इस अन्य जो सीमाकारी कारक होगा उस कारक के द्वारा अभिक्रिया की दर निर्धारित होगी। तो इस प्रकार से इस संकल्पना को प्रधान बिंदु संकल्पना कहते हैं। सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। सीमाकारी कारकों के सिद्धांत की बात करते हैं तो सर्वप्रथम लिबिंग ने बताया था कि शरीर क्रियात्मक जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का उन शरीर क्रिया की दर पर प्रभाव पड़ता है।
और उस पार्टिकुलर जो अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, उसकी दर पर उस कारक का विशेष प्रभाव पड़ता है जो सबसे न्यूनतम मात्रा में उपस्थित होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया के लिए आवश्यक समस्त कारकों में से जो कारक सबसे कम मात्रा में उपस्थित होगा उसके द्वारा नियंत्रित होती है। इसे लिबिंग का न्यूनता का नियम कहते हैं। बाद में ब्लैकमैन द्वारा इस लिबिंग की न्यूनता के नियम को विस्तार से समझाया गया तथा ब्लैकमैन के अनुसार जब कोई क्रिया कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो उस क्रिया की दर उस कारक के द्वारा नियंत्रित होती है जो सबसे कम मात्रा में होता है। और उन्होंने लिबिंग के न्यूनता के सिद्धांत को बाद में सीमाकारी कारकों के सिद्धांत के रूप में है जो प्रस्तुत किया। अब हम इस सीमाकारी कारक की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि जब कोई भी दो कारक अभिक्रिया में प्रयुक्त होते हैं, उनमें से एक कारक सीमित हो जाता है तो दूसरों को बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर अनुकूलतम मान तक पहुंच जाती है, क्योंकि पहले कारक की मात्रा सीमित होती है। अब अगर सीमाकारी कारक को बढ़ाए बिना दूसरे कारक को हम बढ़ाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि नहीं होगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकाश की एक तीव्रता है, उस तीव्रता के अंदर आप CO2 कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती जाएगी, जैसा आप यहां देख रहे हैं। लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर तब तक होती रहेगी जब तक कि प्रकाश की तीव्रता सीमाकारी कारक नहीं हो जाए। अब इसके बाद में अगर हमें प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाना है तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर ही प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होगी, लेकिन उस कंडीशन में है जो पुनः कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सीमाकारी कारक के रूप में प्रयुक्त होगी। तो आप यहां पर जो इस ग्राफ के अंतर्गत देख रहे हैं कि ए बिंदु पर CO2 कंसंट्रेशन है, इस पार्टिकुलर जो आपके प्रकाश की तीव्रता है, इसके अंतर्गत इस लीफ की जो क्षमता है, एक लीफ है उसकी क्षमता है 5 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की। तो अगर आप उसे 1 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दोगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर ए से बी बिंदु तक पहुंच जाती है और प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। और इसके बाद में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाते हैं तो इसके अंतर्गत या जो प्रकाश संश्लेषण की दर नियत बनी रहती है। अब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हैं तो इस कंडीशन में 2 मिलीग्राम, अगर 1 मिलीग्राम और बढ़ाते हैं 2 मिलीग्राम हो जाती है। इस कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण की दर बी से सी तक पहुंच जाती है और बाद में पुनः है जो वो स्थिर हो जाती है। उसके बाद में फिर आप अगर 1 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते हैं तो फिर है जो कार्बन प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। इस प्रकार से आप 3, 4 और 5 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तक बढ़ाते जाओगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती जाएगी, जो कि हमें इस ग्राफ से नजर आ रहा है। कंटिन्यू है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो रही है और 5 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के पश्चात है जो प्रकाश संश्लेषण की दर स्थिर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पत्ती की उस विशिष्ट प्रकाश तीव्रता पर 5 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो इसे है जो हम सीमाकारी कारकों का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाओगे तो प्रकाश की जो तीव्रता या प्रकाश की मात्रा है वो सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करता है। अब प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत हम कारकों को 2 भागों में बांटते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। सबसे पहले बाह्य कारक।
बाह्य कारकों की बात करते हैं तो बाह्य कारकों के अंतर्गत सबसे पहले है प्रकाश। और प्रकाश के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रकाश की जब हम बात करते हैं तो बाह्य कारकों में प्रकाश है जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और पत्तियों पर सूर्य से जितना प्रकाश आपतित होता है उसमें से 80 से 85% भाग लीफ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है था, बचा हुआ भाग है जो रिफ्लेक्ट कर जाता है अथवा ट्रांसमिट हो जाता है। और अवशोषित प्रकाश का केवल 0.5 से 3.5% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है तथा शेष ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। अब हम प्रकाश की विभिन्न प्रकृति के बारे में प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत पहला है प्रकाश तीव्रता। इकाई क्षेत्र पर गिरने वाले फोटोनों की संख्या को प्रकाश तीव्रता कहते हैं। प्रकाश की अत्यधिक कम तीव्रता पर पादप प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं परंतु उसकी दर अत्यधिक कम होती है। और प्रकाश की अत्यधिक कम तीव्रता होने पर गैसों का विनिमय रुक जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो चलता है लेकिन गैसों का विनिमय रुक जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण इस स्थिति में भी जारी रहता है कम तीव्रता में भी, लेकिन रंध्र बंद हो जाते हैं और गैसों का विनिमय नहीं होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जितनी प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत ऑक्सीजन विमुक्त होती है वह ऑक्सीजन श्वसन में प्रयुक्त हो जाती है, और श्वसन के अंतर्गत जितनी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के बीच में है जो CO2 और O2 का संतुलन स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार जब कभी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रियाएं बराबर हो जाती है अर्थात संतुलित हो जाती है तो इसे हम कंपेंसेशन पॉइंट अर्थात संतुलित प्रकाश तीव्रता बिंदु कहते हैं। प्रकाश तीव्रता की हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की दर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि प्रकाश तीव्रता में अगर आप वृद्धि करोगे, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हो प्रकाश तीव्रता बढ़ रही है, तो प्रकाश तीव्रता में बढ़ने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की दर में भी वृद्धि होती है। और जब तक ये वृद्धि कब तक होती है, जब तक कि ये अनुकूलतम स्तर यानी ऑप्टिमम बिंदु तक नहीं पहुंच जाती। और इससे अधिक प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण की दर रुक जाती है। आपने देखा इसके बाद में थोड़े समय के पश्चात स्थिर होने के बाद में पुनः है जो प्रकाश संश्लेषण की दर गिरने लगती है, क्योंकि अन्य जो कारक है वो सीमाकारी हो जाते हैं। साथ ही साथ उच्च प्रकाश तीव्रता में क्लोरोप्लास्ट तथा कोशिका के अन्य घटकों का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाशीय ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आती है। दूसरा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश पादप है जो दृश्य वर्णक्रम के नीले यानी 440 नैनोमीटर तथा लाल 660 नैनोमीटर क्षेत्र में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी नीला क्षेत्र है जो 440 वाला ये वाला, और लाल क्षेत्र जो कि 660 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला, इन दोनों क्षेत्रों में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। और इसके नीचे की तरफ अल्ट्रावायलेट और इधर लाल से जो आपके इंफ्रारेड, इन दोनों क्षेत्रों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर
नारंगी लाल प्रकाश यानी 700 नैनोमीटर क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। इसके विपरीत हरा प्रकाश जो कि 550 नैनोमीटर तरंग में होता है, प्रकाश संश्लेषण सबसे उसमें कम होता है, ये वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है प्रकाश की अवधि। यदि प्रकाश तीव्रता अनुकूल हो तो दीर्घ प्रकाश अवधि में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिक होती है। दूसरा कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। स्तरीय पात्रों में कार्बन डाइऑक्साइड की 0.1% सांद्रता पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, जबकि जलीय शैवालों में 1% सांद्रता तक प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि देखी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक सांद्रता प्रकाश संश्लेषण की दर पर विपरीत प्रभाव डालती है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि प्रकाश संश्लेषण की दर पर विपरीत प्रभाव डालती है। उच्च ऑक्सीजन सांद्रता पर शोषण दर बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषित चक्र के मध्यवर्ती उत्पादों का इस क्रिया के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। अतः प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा तथा अधिक प्रकाश तीव्रता में क्लोरोप्लास्ट व अन्य कोशिकाओं का ऑक्सीकरण या आत्पन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ जाती है। C3 पौधों में उच्च ऑक्सीजन व कम कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता पर प्रकाशीय शोषण की दर में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर पर निरोधी प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत C4 पात्रों में प्रकाशीय शोषण कम होता है, अतः प्रकाश संश्लेषण की दर पर निरोधी प्रभाव कम होता है। तापमान। तापमान की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अन्य सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की भांति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी तापमान के द्वारा प्रभावित होती है। सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, या दर को हम कह सकते हैं कि तीव्र होती है इस रेंज में 10 से 35 डिग्री के बीच में। तथा प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 2 गुना हो जाती है, और इस क्रिया का तापमान गुणांक Q10 बराबर 2 होता है। तापमान का प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु अंधकार अभिक्रिया अर्थात जैव रासायनिक अभिक्रियाएं एंजाइमों द्वारा संपन्न होती हैं, इसलिए सीधे तापमान द्वारा प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अभिक्रियाएं एंजाइमों के द्वारा संपन्न होती है और एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, तो उच्च तापमान पर प्रोटीन विकृत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एंजाइम की क्रियाशीलता अर्थात सक्रियता है जो प्रभावित होती है या कम हो जाती है, और जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया की दर में ह्रास होने लगता है। साथ ही साथ ये भी है कि तापक्रम बढ़ने के साथ ज्युदरीय कलाओं की पारगम्यता CO2 की प्रति कम हो जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर में भी कमी आती है। सामान्यतः शीतोष्ण पादप जो कि हम C3 पादपों की श्रेणी के अंतर्गत पढ़ते हैं, उनके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण का अनुकूलतम तापमान, ये C3 पौधे अनुकूलतम तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में इस रेंज में होता है। वहीं जो C4 पादप है जो कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात भूमध्य रेखा के आसपास जो पाए जाते हैं, उन पौधों के अंदर 30 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में इस रेंज में तापक्रम परास में प्रकाश संश्लेषण की दर है जो अनुकूलतम स्तर पर होती है।
जल। रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जल मात्रा में कमी होने पर कोशिका की झिल्लियों की पारगम्यता प्रभावित होती है। कोशिका द्रव्य के जल योजन में कमी पर एंजाइम सक्रियता में कमी आ जाती है और जल की कमी से क्लोरोफिल संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। जल न्यूनता से क्लोरेनकाइमा उत्तकों की विकिरण अवशोषण दक्षता कम हो जाती है तथा उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाती है और इन सभी क्रियाओं के प्रभाव के फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की दर है जो प्रभावित होती है। खनिज पदार्थ। खनिज तत्व क्लोरोफिल तथा प्रकाश संश्लेषी एंजाइमों के घटक का कार्य करते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का संरचनात्मक घटक है तथा कॉपर, मैग्नीज व आयरन आदि क्लोरोफिल अणु के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। अनेक खनिज तत्व प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम के सहकारक के रूप में कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं आंतरिक कारक। आंतरिक कारक के अंदर सबसे पहले है क्लोरोफिल अंश। हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के स्थल है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है तथा इन हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है जो कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित क्लोरोफिल अणु ही प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण कारक है। इसकी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव ही नहीं है। वीस्टार्टर तथा स्टोल ने क्लोरोफिल की मात्रा तथा प्रकाश संश्लेषण में संबंध स्थापित किया जिसे उन्होंने प्रकाश संश्लेषित संख्या अर्थात फोटोसिंथेटिक नंबर या हम ऐसे कहे स्वांगीकरण संख्या कहते हैं। स्वांगीकरण संख्या की हम बात करते हैं तो स्वांगीकरण संख्या से हमारा तात्पर्य है कि 1 ग्राम क्लोरोफिल के द्वारा प्रति घंटा अवशोषित की जाने वाली CO2 की ग्राम में मात्रा। इसे हम स्वांगीकरण संख्या के नाम से जानते हैं। दूसरा है जीवद्रव्य कारक। जीवद्रव्य का जल योजन विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है और जीवद्रव्य के जल योजन में कमी होने पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का संचयन। पत्तियों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण से निर्मित अंतिम उत्पादों का जो कि पत्तियों में संग्रहित होता है का अन्य भागों जो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं जैसे जड़ है, तना है आदि को स्थानांतरण अगर नहीं हो तो इन प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का पर्ण के अंदर संचयन हो जाता है जिसके फलस्वरूप ये संचित उत्पाद प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं तथा उसकी दर में गिरावट आती है क्योंकि उत्पादों के संग्रहण से प्रकाश संश्लेषी अंगों में शोषण की दर बढ़ जाती है तथा संग्रहण के फलस्वरूप क्लोरोप्लास्ट की प्रकाश संश्लेषण की दक्षता में कमी आ जाती है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषी उत्पादों के संचयन से प्रकाश संश्लेषण की दर में है जो गिरावट देखने को मिलती है। धन्यवाद।